माका जोंगा के आदमी इमरान को लेकर एक कमरे में आ गए जहां एक बड़ी मशीन थी जिसके दरमियान एक कुर्सी रखी हुई थी। सामने एक बड़ी सी स्क्रीन थी। उन दोनों ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया। इमरान बोला, क्या मेरी हजामत बड़ी हुई है? वो बोले, क्या मतलब? इमरान ने कहा, कमाल है यार, सभी बुद्धू हो, मतलब कोई भी नहीं समझता। क्या ये बार्बर शॉप है? मुझे तो मशीन और कुर्सी किसी नाई की मालूम होती है। देखो मेरी क्रू कट बनाना। वो दोनों हंसने लगे। उनमें से एक बोला, फिक्र न करो, अभी सब कुछ बता दोगे, फिर पूछूंगा आटे दाल का भाव। इमरान बोला, अभी पूछ लो, आटा बड़ा महंगा है, 80 रुपए किलो, और दाल 120 रुपए किलो। वो एक बार फिर हंसने लगे। अब उन्होंने एक लोहे की टोपी इमरान के सर पर डाल दी। अब इमरान अपने सर को हिला नहीं सकता था। उनमें से एक ने मशीन को ऑपरेट किया। स्क्रीन पर हल्की हल्की सी लहरें कूदने लगी। तुम्हारा नाम? इमरान को ऐसे महसूस हुआ जैसे दूर से आवाज आई है, और फिर इमरान के दिमाग में खलबली सी मचने लगी। उसके दिमाग से खुद ब खुद अल्फाज निकलने लगे, लेकिन उसने अपनी तमाम कुव्वत इरादी को बरूए कार लाते हुए उन्हें रोका, और स्क्रीन पर लहरें जोर जोर से कूदने लगी। और फिर उसने अपने दिमाग को ब्लैंक किया। हर किस्म का ख्याल उसने अपनी कुव्वत इरादी से निकाल फेंका। चुनाचे उसका नतीजा ये हुआ कि स्क्रीन बिल्कुल साफ थी। उन्होंने और भी बहुत से सवालात पूछे, लेकिन इमरान की बेइंतहा ताकतवर कुव्वत इरादी काम कर गई और स्क्रीन साफ रहा। इमरान को इस जद्दोजहद में पूरी दिमागी ताकतें काम में लानी पड़ी। चुनाचे आखिरकार उन दोनों ने थक हार कर उसे कुर्सी से उठा लिया। एक बोला, बड़े सख्त जान हो यार। दूसरा बोला, कमाल है भाई, ये पहला शख्स है जिसने इस मशीन को नाकाम बना दिया। यहाँ तो बड़े बड़े सख्त जान भी मोम होकर पिघल जाते हैं। और फिर वो दोनों इमरान को एक कमरे के पास ले गए और उसे धकेल दिया, जहाँ इमरान के सब साथी मौजूद थे। उसने सबको वाकया बताया और वो आइंदा के लिए लाहे अमल पर गौर करने लगे। कोई 1 घंटे के बाद एक बार फिर तलबी हुई। इस बार उन्हें एक वसी कमरे में ले जाया गया। कमरे में ले जाने से पहले उनकी मुकम्मल तलाशी ली गई। सिगरेट तक छीन लिए गए। यहाँ एक बहुत बड़ी मेज के सामने 2 अशखास जो यकीनन यूरोपी थे बैठे हुए थे। इमरान समझ गया कि उनमें से एक माका है और दूसरा जोंगा। इमरान ने नारा लगाया, हेलो माका जोंगा। सब मेंबर चौंक कर उन दोनों को देखने लगे। वो बोले, तमीज से बात करो, नहीं तो खत्म कर दिए जाओगे। जोंगा ने सवाल किया, अब तो अपना सही नाम बता दो। इमरान ने कहा, मौलवी फजलदीन। इमरान के साथियों में से एक की आवाज उभरी, नहीं जनाब, इसका असली नाम अली इमरान है। सब चौंक कर उधर देखने लगे। इमरान भी हैरान होकर देखने लगा। ये आवाज कैप्टन शकील की थी। माका के इशारे से कैप्टन शकील को आगे ले जाया गया। सारे मेंबर कैप्टन शकील की गद्दारी से खौल उठे। उनका बस नहीं चलता था कि वो कैप्टन शकील की बोटियां उड़ा दें। माका ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, जी मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। उसने पूछा, तुम्हारा नाम? वो बोला, मेरा नाम कैप्टन शकील है। माका ने कहा, कैप्टन शकील, तुम हमें ये सब कुछ खुद ब खुद क्यों बता रहे हो? हालांकि सीक्रेट सर्विस एजेंट तो बड़े सख्त जान होते हैं। शकील बोला, जी हाँ, दरअसल मैं शुरू से ही माका जोंगा का हम ख्याल हूँ। मैं माका जोंगा के मकासद से हम आहंगी रखता हूँ। मेरे मुल्क की मौजूदा हुकूमत इंतहाई निकम्मी और जालिम है, और अब सिर्फ माका जोंगा ही हमें उस हुकूमत से निजात दिला सकते हैं। माका ने कहा, लेकिन तुमने कभी हमारे साथ राब्ता कायम नहीं किया। शकील बोला, दरअसल मैं मौके के इंतजार में था कि मैं किसी तरह हेडक्वार्टर में पहुंच जाऊं तो सही पोजीशन अर्ज करूं, वरना मुझ पर कोई एतबार न करता। जोंगा ने कहा, अगर अब भी हम तुम पर एतबार न करें तो? कैप्टन शकील ने कहा, तो ये मेरी बदकिस्मती है। आप मेरा हर किस्म का टेस्ट ले लें, मैं आपका वफादार रहूंगा। उसने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हारा बॉस कौन है? कैप्टन शकील ने कहा, X2। वो बोला, X2? तुम X2 के मातहत हो? कैप्टन शकील ने कहा, जी हाँ। पूछा, X2 कौन है? कैप्टन शकील ने कहा, जी मुझे इल्म नहीं, X2 के मुतल्लिक कोई भी नहीं बता सकता, यकीन जानिए। माका ने इमरान की तरफ इशारा करके कहा, अच्छा ये तुम्हारा लीडर है? कैप्टन शकील ने कहा, जी हाँ। माका ने पूछा, ये कैसा आदमी है? कैप्टन शकील बोला, ये इंतहाई खतरनाक और चालाक आदमी है। अगर आपने इसको काबू में न किया तो आपका हेडक्वार्टर चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कैप्टन शकील से बाकी मेंबरों के मुताल्लिक पूछा, और कैप्टन शकील ने सब कुछ माका जोंगा को सच सच बता दिया। माका ने कहा, देखो नौजवान, हम तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हुए हैं। हमें यकीन हो गया है कि तुम हमेशा वफादार रहोगे, क्योंकि हम इमरान और तुम सब के मुताल्लिक अच्छी तरह जानते हैं। हम तुम्हें अपने खास कैबिनेट का मुशीर मुकर्रर करते हैं। आज से तुम हमारे बाद 15वें नंबर पर होगे। और हाँ, इनको क्या सजा दी जाए? कैप्टन शकील ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, फौरन कत्ल कर दिया जाए। सफदर, तनवीर, नाशाद और जोसेफ का गुस्से के मारे बुरा हाल था। उनका बस नहीं चलता था कि वो कैप्टन शकील को किस तरह खत्म करें। माका ने कहा, कैप्टन शकील, तुम्हारा मशवरा दुरुस्त है, लेकिन अभी इस पार्टी से खुफिया सरकारी राज उगलवाने हैं
इसलिए इनका फैसला सोच समझकर तमाम मेंबरान की रजामंदी से करेंगे। कैप्टन शकील ने उनसे कहा, सर एक अर्ज है। पूछा, क्या बात है? कैप्टन शकील ने कहा, सर पार्टी की एक एजेंट मिस जूलिया आपके पास है। आपने उसे न्यूयॉर्क से अगवा करवाया था, वो आपके पास ही है। माका ने कहा, हाँ हाँ, वो लड़की हमारे पास है। कैप्टन शकील ने कहा, जनाब मैं शुरू से ही उससे मोहब्बत करता हूँ, क्या मेरी तमन्ना पूरी कर दी जाएगी? आप उसे मुझे बख्श दें, मैं उससे शादी करूंगा। माका ने कहा, अच्छा, हम गौर करेंगे। इमरान समेत टीम के सारे मेंबर यहाँ कानों में मजदूरी कर रहे थे। उन पर सख्त निगरानी की जाती थी, जरा सी गफलत से उन्हें सख्त सजा दी जाती। जोसेफ गरीब का तो बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि उसे मिकदार के मुताबिक शराब नहीं मिल रही थी। ये कानें सोने की थीं, जिनसे सोना निकालकर साइंसी मशीनें मंगवाई जाती थीं ताकि दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाए। उस हेडक्वार्टर में दिन रात सैकड़ों साइंसदान काम करते थे ताकि नई नई मशीनें ईजाद करें। उस शहर की आबादी तमाम तर तखरीब पसंदों पर मुश्तमिल थी। सिर्फ मजदूर ऐसे थे जो पकड़ कर लाए गए थे। कैप्टन शकील 2 बार यहाँ आकर उन्हें चेक कर गया था। उन्हें यहीं काम करते हुए 2 दिन गुजर चुके थे। रात को उन्हें एक कोठड़ी में बंद कर दिया जाता और उस कोठड़ी के बाहर जबरदस्त पहरा होता। आज रात जैसे ही उन्हें कोठड़ी में धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया गया, इमरान उठ खड़ा हुआ। उसने सफदर को इशारा किया और दोनों ने अपनी पिंडलियों से बंधे हुए औजार निकाले जो वो सुबह कान से छुपा कर ले आए थे। रात ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो सुरंग खोद कर कोठड़ी से बाहर निकल जाएंगे। चुनाचे उन्होंने उन औजारों से सुरंग खोदनी शुरू कर दी। सारी रात काम होता रहा। आखिर सुबह तक वो एक सुरंग खोदने में कामयाब हो गए। उनकी इतनी जल्दी कामयाबी की वजह यह थी कि जमीन बड़ी नरम थी। सुबह को वो फिर काम पर चले गए। अचानक इमरान की अंगूठी वाले ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। इमरान पेशाब करने के बहाने एक तरफ ओट में चला गया। कॉल ब्लैक जीरो की थी। ब्लैक जीरो ने उसे बताया कि कैप्टन शकील ने उसे रात कॉल किया था कि उसने अपनी हिकमत अमली से उनका एतबार हासिल कर लिया है। उसने जूलिया को भी आज़ाद करा लिया है और उसे सब कुछ बताकर अपने साथ रख लिया है। उसने उस जगह के मुताल्लिक काफ़ी कुछ मालूमात हासिल कर ली हैं। उसके कहने के मुताबिक यहाँ का अहम हिस्सा पावर प्लांट है, जिससे यहाँ का तमाम निज़ाम चल रहा है। पावर प्लांट किसी तरह तबाह कर दें तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको तबाह करने से पहले हमें यहाँ से निकल जाने वाले रास्ते पर निगरानी करनी पड़ेगी। इमरान ने उसे बताया कि उसे पहले ही इल्म था कि कैप्टन शकील जानबूझकर उन्हें सब कुछ बतला रहा है ताकि उनका एतबार हासिल करे, और वो वाकई उसमें कामयाब भी रहा। इमरान ने उसे सुरंग के मुताल्लिक भी बताया और उसे कहा कि वो कैप्टन शकील को हिदायत करे कि वो रात को हमारी कोठड़ी के शुमाली वीरान हिस्से में कोठड़ी से तकरीबन 200 गज दूर आ जाए। हम उसे वहीं मिलेंगे। चुनाचे रात को वहां इमरान सफदर और कैप्टन शकील की मुलाकात हुई। कैप्टन शकील ने उसे सब कुछ तफसील से बताया। उसने कहा कि मैं अनकरीब उनके एक खास आदमी को जो मेरे ओहदे के बराबर है यहाँ धोखे से ले आऊंगा। तुम उसे खत्म करके उसका मेकअप कर लेना और अपना मेकअप उस पर कर देना। मैं मेकअप का सामान भी मुहैया करूंगा। फिर हम दोनों मिलकर उनकी तबाही के मुताल्लिक कुछ सोचेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम सबको आज़ाद कराएंगे। कैप्टन शकील वापस चला गया और सफदर इमरान दोनों छुपकर सूरत हाल का मुआयना करने लगे। इधर उधर फिरते फिराते वो जैसे ही एक गैलरी में घुसे, उन्हें मशीनें चलने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें एक बहुत बड़े हॉल से आ रही थीं, जिनके दरवाजे पर 2 आदमी मशीन गन्ने उठाए खड़े थे। इमरान और सफदर फौरन एक दूसरी गैलरी में मुड़ गए। इस तरह छुपते छुपाते उन्होंने तमाम हेडक्वार्टर को अच्छी तरह देख लिया। अब उनके काम करने के लिए आसानी हो गई। चुनाचे वो वापस अपनी कोठड़ी में चले गए ताकि आइंदा लाहे अमल पर गौर कर सकें। 2 दिन बाद इमरान को खुफिया ट्रांसमीटर के जरिए इत्तला मिली कि कैप्टन शकील एक अफसर को जिसकी जगह इमरान ने लेनी थी लेकर रात को कोठड़ी के पास आ रहा है। चुनाचे रात को मुकर्रर वक्त पर इमरान और सफदर वहीं छुप कर खड़े हो गए। दूर से उन्हें कैप्टन शकील और एक और आदमी जो कद्दो कामत में इमरान के बराबर था बातें करते हुए नजर आए। कैप्टन शकील के हाथ में एक छोटा सा बैग था। जैसे वो इमरान के पास से गुजरे, इमरान ने उछलकर उसके मुंह पर हाथ रख लिया। उसने बड़ी जिद्दोजहद की, लेकिन इमरान की गिरफ्त में वो हिलने से भी माजूर हो गया था। इमरान उसे उठाकर कोठड़ी में ले आया। कैप्टन शकील भी साथ था। उसे देखकर जोसेफ और दीगर अफराद गुस्से में आ गए, क्योंकि उन्हें सही पोजीशन का इल्म नहीं था। इमरान ने उन्हें रोका और सही सूरत हाल से आगाह किया। अब उस आदमी को खत्म करने का मसला था। इमरान ने उसके हाथ पांव बांध कर जमीन पर गिरा दिया। इमरान ने पूछा, तुम्हारा नाम? लेकिन वो चुप रहा। इमरान ने जोसेफ को इशारा किया। उसने उसकी नाक पकड़कर अंदर से दबाई। उसकी नाक में से खून आने लगा। फिर उसने आसानी से अपना नाम बता दिया। बोला, मेरा नाम पानाकी है। इमरान ने कहा, नापाकी? ये क्या नाम है? वो बोला, नापाकी नहीं, पानाकी।
उस शख्स ने झुंझलाकर कहा। इमरान ने आहिस्ता से पूछा, तुम्हारी बीवी है? वो भौंचक्का रह गया, बोला क्यों? इमरान ने मासूमियत से कहा, बस वैसे ही पूछ लिया था। वो हैरत ज़दा होकर बोला, हाँ है। इमरान ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने कपड़े उतार दो। पानाकी पर एक बार फिर हैरत का शदीद दौरा पड़ गया, लेकिन इमरान ने जबरदस्ती कपड़े उतरवाए। उसके कपड़े खुद पहनकर उसे अपने कपड़े पहना दिए। अब मेकअप की बारी थी। ये सब बातें इमरान ने इसलिए की थी ताकि उसके लबो लहजे पर पूरा काबू पा सके। आधे घंटे के बाद वहां सूरत हाल तब्दील हो गई। इमरान पानाकी बन चुका था और पानाकी इमरान। मेकअप करने के बाद इमरान ने कैप्टन शकील को इशारा किया कि इसे खत्म कर दिया जाए। कैप्टन शकील ने इशारतन इमरान से पूछा कि इसे किस तरह खत्म किया जाए। इमरान बोला, ब्लेड से इसकी कलाई की रग काट दी जाए। इसके तस्वुर से ही सबके जिस्म में सर्दी की एक लहर सी दौड़ गई, क्योंकि ये खुदकुशी का एक खौफनाक तरीन हरबा था, इसलिए कि जान आहिस्ता आहिस्ता निकलती थी और इंसान सिसक सिसक कर मरता था। कैप्टन शकील ब्लेड लेकर आगे बढ़ा तो पानाकी ने जान बचाने के लिए इंतहाई जद्दोजहद की। वो रहमालूद निगाहों से इमरान की तरफ देख रहा था, लेकिन उस वक्त इमरान का चेहरा चट्टान की तरह सख्त था। कैप्टन शकील ने सपाट चेहरे से उसकी कलाई की रग काट दी। रग के कटते ही खून फव्वारे की तरह उबल कर बाहर निकलना शुरू हो गया था। सब शिशदर होकर उसे देखते रहे। खून मुतवातिर निकल रहा था और पानाकी का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मुर्दनी की तरफ मायल होता जाता था। अब कमजोरी से उसकी आंखें बंद होने लगी और वो आखिरी बार तड़पा और बेहोश हो गया, और फिर बेहोशी ही में एक हल्की सी तड़प के साथ खत्म हो गया। अब सामने किसी को इस तरह मरते देखना और चुपचाप खड़े रहना सीक्रेट सर्विस के कई मेंबरान के लिए ये पहला और भयानक तजुर्बा था। उनके लाशऊर ने उन्हें झंझोड़ डाला। सफदर सोचने लगा कि आखिर ये भी तो एक इंसान था, इसके भी एहसानात थे, सैकड़ों अरमान इसके दिल में भरे होंगे, हजारों ख्वाहिशें ऐसी होंगी जो अभी पूरी न हुई होंगी। हमें क्या हक है कि एक इंसान को सिसका सिसका कर मारें? वो दुश्मन था लेकिन था तो इंसान। आज इंसानियत कहाँ मुंह छुपा गई। लेकिन फिर उसके ख्याल का धारा मुड़ गया। उसे याद आ गया कि वो एक अजीम फर्ज की अदायगी कर रहे हैं। अगर एक आदमी मरने से करोड़ों आदमियों की जान बच जाती है तो ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इंसानियत की बहाली के लिए फ़ौन की अशद ज़रूरत होती है, चाहे वो खून दुश्मन का हो या दोस्त का। इंसानियत की देवी की परवरिश खून पर ही होती है। एक का खून सैकड़ों के लिए अमृत बन जाता है। तकरीबन ऐसे ही ख्यालात सबके जहनों में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन इमरान इन ख्यालात से बेपरवाह कैप्टन शकील के साथ आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत कर रहा था। आखिर ये तय हुआ कि इमरान और शकील वापस चले जाएंगे और उनके जाने के 1 घंटे के बाद टीम के मेंबर शोर मचा देंगे और अपनी बातों से चौकीदारों को मुतमईन कर देंगे कि यहाँ के जुल्म और पाबंदी को बर्दाश्त न करते हुए उनके साथी ने खुदकुशी कर ली। और वाकई उन सब ने चौकीदारों से लेकर अफसरों तक को यकीन दिला दिया कि मरने वाला इमरान ही था और मामला दब गया। चंद दिन के बाद उसी तरह एक और शख्स को खत्म करके उन्होंने सफदर को भी आजाद करा लिया। अब प्रोग्राम था पावर प्लांट की तबाही का, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी यह थी कि पावर प्लांट के तबाह होने से पूरा हेडक्वार्टर तबाह नहीं होता था। यह ठीक था कि उसकी तबाही से सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता, लेकिन मुकम्मल तबाही नामुमकिन थी। और इमरान के ख्याल में जब तक उस हेडक्वार्टर की मुकम्मल तबाही न हो उस वक्त तक माकाजोंगा की तंजीम का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता था। और ये बात यकीनी थी कि अगर पावर प्लांट की तबाही के बाद भी वो यहीं रहते तो जरूर पकड़े जाते, क्योंकि उन्होंने सख्ती से चेकिंग करनी थी। चुनांचे ये फैसला हुआ कि पहले तमाम कानों और अहम जगहों पर डायनामाइट लगा दी जाए, उसके बाद पावर प्लांट तबाह कर दिया जाए, और जब सारा निजाम अबतर हो जाए तो फिर डायनामाइट को आग लगाकर खुद बाहर निकल जाने की कोशिश की जाए। सफदर, तुम बाएं तरफ मुड़कर 1 नंबर गैलरी में हॉल नंबर 14 की तरफ जाओ। वहां के चौकीदार को खत्म करके तुम चौकीदार का रूप धारो, उसके बाद हम वहां आएंगे। सफदर फौरन उधर रवाना हो गया। इमरान और कैप्टन शकील उस कोठरी की तरफ चल पड़े जहां उनके दीगर साथी कैद थे। इमरान चूंकि पानाकी के मेकअप में था, इसलिए उसके आने जाने पर कहीं भी रोक टोक न थी। उन्होंने चौकीदारों से दरवाजा खोलने को कहा कि चौकीदारों ने बिला रोक टोक दरवाजा खोल दिया। इमरान और कैप्टन शकील अंदर गए तो जोसेफ और तनवीर में चोंचें लड़ रही थीं। कैप्टन शकील और इमरान को देखकर वो लोग चुप हो गए। पानाकी के मेकअप में वो इमरान को जानते थे। जोसेफ, तनवीर और नाशाद, तुम तीनों अब से 2 घंटे के बाद सुरंग से बाहर निकलकर हमारा इंतजार करना। आज तमाम रात तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। उधर सफदर जब हॉल नंबर 14 के करीब पहुंचा तो चौकीदार रात को उसे अपनी तरफ आता देख कर घबरा गया। उसने जल्दी से उसे सलाम किया, क्योंकि सफदर दरअसल चौकीदारों के अफसर के मेकअप में था। सफदर ने सर हिलाकर जवाब दिया और फिर उससे दरियाफ्त किया, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ कितने बजे तक थी? चौकीदार ने कहा, सुबह 6 बजे तक जनाब। सफदर बोला, देखो होशियारी से ड्यूटी देना, सो मत जाना,
हाँ जरा दरवाजा चेक करो, खुला तो नहीं है। चौकीदार ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो सफदर ने अचानक उसका मुंह दबा दिया। उसने बहुत जिद्दोजहद की, लेकिन सफदर ने सख्ती से उसका मुंह और नाक दबा दिया था। हवा न मिलने से वो चंद ही लम्हों में बेहोश हो गया। सफदर ने पिस्तौल का दस्ता उसकी खोपड़ी पर मार दिया। अब चौकीदार कम से कम सुबह तक होश में नहीं आ सकता था। सफदर ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और चौकीदार को पहनाए और चौकीदार की वर्दी खुद पहनकर वहां पहरा देने लगा। उसने चौकीदार को घसीट कर एक बेंच की आड़ में डाल दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद कैप्टन शकील और इमरान वहां आ पहुंचे। उन्होंने सफदर को मखसूस इशारा किया। सफदर ने जवाब में उन्हें तसल्ली दी। हॉल नंबर 14 दरअसल असलहे का स्टोर था। उसकी हिफाजत का इंतजाम तमाम तर साइंसी था। एक चौकीदार तो सिर्फ वहां इसलिए तैनात किया गया था कि कोई शख्स गलती से उसकी दीवार या दरवाजे न छू बैठे। हॉल नंबर 14 की दीवारों में जबरदस्त करंट था और उसके साथ घंटियां मुंसलिक थीं। जरा भी दीवार को छुआ जाता तो एक तो इतना जबरदस्त झटका लगता कि इंसान उछलकर दूर जा गिरता, दूसरा लगातार घंटियां बजने लग जाती। दरवाजे को दोहरा बनाया गया था। बाहर के दरवाजे पर ऐसी शुआओं का एक चक्कर चल रहा था जो नजर नहीं आती थी, लेकिन अगर उनका चक्कर जरा भी कट जाता तो हेड ऑफिस में घंटियां बजने लग जाती और सबसे बड़ा खतरा भी इन्हीं शुआओं से था। सबसे पहले उन्होंने वो बटन ढूंढना था जिसके बंद करने से ये शुआएं बंद हो जाती। उन्होंने गौर से दरवाजे के आसपास देखना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं भी कोई बटन नजर न आया। आखिर सफदर ने मक्खी के सर जितना एक बटन दरवाजे के पास देखा। उस पर चूंकि हल्का सुनहरी रंग कर दिया गया था और सारे दरवाजे का रंग सुनहरी था, इसलिए वो आसानी से क्या गौर से देखने पर भी नजर नहीं आता था। ये तो इत्तेफाक था कि सफदर की नजर बटन पर पड़ गई। इमरान ने आहिस्ता से उंगली से दबाकर बटन को बंद कर दिया, लेकिन अब भी नामालूम सा खतरा था कि हो सकता है कि ये बटन वो न हो। चुनाचे कैप्टन शकील ने पिस्तौल की नाल दरवाजे के साथ लगाई। चंद मिनट तक वो इंतजार करते रहे और कोई अमल न हुआ। अब उन्हें इत्मीनान हो गया कि वही बटन ठीक था। अब एक मसला तो हल हुआ, अब दरवाजे के करंट का मसला था। इमरान ने जेब से एक कटर निकाला और दरवाजे की जड़ में से गुजरने वाली एक पतली सी तार को काट दिया। एक शोला सा लपका और सारा करंट खत्म हो गया। उन्होंने हाथों पर रबड़ के दस्ताने पहने और दरवाजे के हैंडल को घुमाया। दरवाजे पर पड़े हुए ताले को इमरान ने एक मामूली सी मुड़ी हुई तार से खोल डाला। इमरान इस तरीके से ताले खोलने में माहिर था। वो इतनी फुर्ती और इतनी तेजी से ताले खोलता था कि देखने वाले को यूं महसूस होता जैसे ताला उसके इशारे से खुल गया हो। दरवाजा खुल गया। ये हॉल बहुत बड़ा था। उसमें जदीद तरीन असलहे के ढेर लगे हुए थे। इमरान ने सफदर और कैप्टन शकील को डायनामाइट उठाने को कहा। उन्होंने डायनामाइट काफी मिकदार में उठा लिया और फिर वो दरवाजा बंद करके बाहर निकल आए। अब वो तीनों तेजी से कानों की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जितने भी चौकीदार मिले वो सफदर को देखकर कुछ न कहते। वो कोठरी के पास गए तो उन्होंने नाशाद, तनवीर और जोसेफ को वहां खड़े देखा। ये तीनों खुफिया सुरंग से बाहर निकल आए थे। उन्होंने बोझ को बांट लिया और कुछ अफराद कानों की तरफ चल पड़े। कानें काफी दूर थीं, इसलिए इमरान ने तनवीर, नाशाद और जोसेफ के जिम्मे ये काम लगाया कि वो कानों के नजदीक जमीन के नीचे डायनामाइट लगा दें और तार डायनामाइट से तबाह करने वाली मशीन कोठरी के नजदीक लगा दें और उस वक्त तक उसकी हिफाजत करें जब तक हम खुद यहाँ पहुंचकर इसकी तबाही के ऑर्डर न दें। चुनाचे ये तीनों तो अपने मिशन की तरफ चल पड़े। अब इमरान, कैप्टन शकील और सफदर के जिम्मे सबसे मुश्किल काम था, यानी पावर प्लांट तबाह करना, और ये तीनों उसे तबाह करने के लिए चल पड़े।